हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम पिछले सेट की तरह पूरे जो टोटल 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो टोटल पूरे जो 25 क्वेश्चन आते हैं आएंगे आपके एग्ज़ाम में, वो उसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। और सबसे पहले देखिए क्या करना है, मैंने इस वीडियो में क्या करना है कि क्वेश्चन जो आएंगे, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सभी लोग कर सकते हैं, जो सभी को करने ही करने पड़ेंगे अगर उन्हें कुछ मार्क्स गेन करने हैं और कट ऑफ से ऊपर लेके अपने आप को जाना है। ठीक है, फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो मैथ्स और रीजनिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं या जो लोग अभी तक कर चुके हैं अच्छा खासा लेवल पर, उनको तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, तो हाँ, इस क्वेश्चन को तो सभी लोग कर सकते हैं अटैम्प्ट। जब साइकिल की कीमत 20% कम की गई तो बेची गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने ये करना है कि देखो 20% कम की गई साइकिल की कीमत, 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, इसका जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि कीमत 5 थी पहले। ठीक है, कम की गई यानी कि एक कम की गई है, तो 5 से 4 हो गई। ठीक है, तो बेची गई साइकिलों की जो संख्या थी वो 20% बढ़ गई, तो 20% का मतलब फिर से 1/5 है, मतलब कि 5 अगर संख्या थी तो 5 से 6 हो गई है। ठीक है, तो ये आया हमारा 5 5 या 25। ठीक है, पहले 25 रुपये खर्च हो रहे थे, अब हो गए तुम्हारे 24 रुपये। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहले 25 रुपये, ठीक है, यहाँ पे कमा रही थी दुकान, अब 24 रुपये कमा रही है, यानी कि 1 रुपये कम कमा रही है। किसके ऊपर? इस 25 रुपये के ऊपर। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यह है 4 बार, तो 4% की क्या हो गई यहाँ पे, कमी हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका। ठीक है, 4% की कमी। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए रहने देते हैं और 1 मिनट दीजिएगा। इसे भी छोड़ दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो सभी ने करने ही हैं और ये क्वेश्चन आसानी से हो भी जाते हैं, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो एक इंसान है, वो बोल रहा है कि मेरा जन्म हुआ था 30 सितंबर के बाद, लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ। ठीक है, 30 सितंबर के तो बाद हो रहा है, 4 अक्टूबर से पहले हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, यदि मेरा जन्म जो है समसंख्यक दिनांक में हुआ है, यानी कि सम संख्या वाले डेट में हुआ है, को नहीं हुआ है, तो मेरा जन्म हुआ होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक आंसर है। ठीक है, एक बार आप अपने एंड से करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करते हैं साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि कुछ महीने होते हैं जिसमें होते हैं 30 दिन और कुछ महीने होते हैं जिसमें होते हैं 31 दिन। बाकी आपको फरवरी वाला पता ही है, फरवरी में आपके 28 या 29 डेज़ होते हैं। ठीक है, उसको अभी हम अलग रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक कुछ महीने याद कीजिए। एक तो आप याद कर लीजिए अप्रैल। ठीक है, मई को छोड़ा जून, जुलाई अगस्त को छोड़ा सितंबर और अक्टूबर को छोड़ा नवंबर। ये कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें होते हैं आपके 30 डेज़। ओके, इसके अलावा बाकी सब में होते हैं 31, एक्सेप्ट फरवरी, जिसमें होते हैं आपके 28 या 29 डेज़। ठीक है, तो उसने बोला कि 30 सितंबर के बाद हुआ है, तो 30 सितंबर के बाद हुआ है जन्मदिन उसका। ठीक है, जन्म, तो 30 सितंबर, सितंबर तो इसमें है ना, 30 दिन होते थे सितंबर में, यानी कि इसका आखिरी महीना है। अगली जो जो डेट होगी वो होगी 1 तारीख। ठीक है, फिर 4 अक्टूबर से पहले हुआ है, यानी कि 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है। ठीक है, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को। और जन्म जो है सम संख्यक दिनांक को नहीं हुआ, सम संख्या नहीं है, यानी कि 2 इसका आंसर नहीं होगा। तो कह रहा है मेरा जन्म हुआ है, तो देखिए जन्म 1 को भी हो सकता है, जन्म 3 को भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, इसको भी रहने दीजिए।
हाँ, ये क्वेश्चन कीजिए पहले। भिन्न शब्द को ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ लिखा है प्रेम, घृणा, चुंबन और ईर्ष्या। देखिए, जो इस प्रैक्टिस बुक से मैंने उठाया है, तो उसमें ऐसे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन बनाने, देखिए, अटपटे सब क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत इररिलेवेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है क्वेश्चन, क्योंकि इसका लॉजिक कुछ अलग ही टाइप का लॉजिक है। देखिए, जो प्रेम, घृणा और ईर्ष्या, ये तीनों जो हैं, ये फीलिंग, जो इसमें जो लॉजिक बताया गया है वो यही है कि ये फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये फीलिंग से रिलेटेड है, और ये चुंबन जो है ये फीलिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें और ज़्यादा घुसना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो यहाँ बोला गया है दो संख्याओं को का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और उनके महत्तम समावर्तक से इतने गुना है। यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? एचसीएफ का 45 गुना है। ठीक है, अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, तो यहाँ हमने एलसीएम को ऐसे ही लिखा, इस एचसीएफ को अपॉन में लेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, एचसीएफ यहाँ आ गया, इनका रेशियो आया 45। ठीक है, अपॉन में 1 मान लेते हैं, ये रेशियो है। ठीक है, ये नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये सिर्फ क्या है? रेशियो है। तो अब जो नंबर मान लेते हैं कि मान लेते हैं जब एलसीएम है कितना होगा? 45 रेशियो में है तो 45x मान लिया। ठीक है, और एचसीएफ कितना होगा? ये होगा 1x मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि एक संख्या 125 हो और लघुत्तम समावर्तीय व महत्तम समावर्तक यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके, यानी कि 45x प्लस 1x को जोड़ करके 1150 आ रहा है। ठीक है, और एक संख्या 125 देखिए, इसका बाद में यूज़ लेंगे, पहले से समझते हैं। ये आया हमारा 46x, इसकी वैल्यू आई है 1150। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, x होगा 1150 बट्टे में आएगा 46। ठीक है, 23 से डिवाइड देंगे तो 23 दूनी 46, 23 पंजे 115 और 0 और 2 से काटा से 25 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25 यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 25, तो इसे रब कर दें हमें। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया रब, तो x की वैल्यू आ गई 25। ठीक, एक संख्या 125 देर की है। ठीक है, अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा? एचसीएफ जो था हमने माना था 45x, और एलसीएम जो था, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया, हाँ, एचसीएफ था x और एलसीएम था 45x। ठीक है, अब और x की वैल्यू आई है 25, तो एचसीएफ हो गया हमारा 25 और एलसीएम हो गया 45 गुणा 25। एक संख्या दे रखिए, ये a, मान लेते हैं a है, ये दे रखा था हमें 125, तो हमें दूसरी संख्या यानी कि b बतानी है। अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा एक रिलेशन याद रखना है कि कोई भी दो संख्याएं होंगी a, तो उनका मल्टीप्लाई जो होगा वो बराबर होगा उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है 125, b हमें निकालना है, एचसीएफ हमें पता है कितना है हमारे पास, 25 है, और एलसीएम है 45 गुणा 25। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हमें b निकालना है, तो इस 125 को भेजेंगे डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा b इक्वल टू 25 गुणा 45 गुणा 25 डिवाइड में आया 125। तो 25 से डिवाइड दिया 5 बार, 5 से डिवाइड दिया 9 बार, और 25 नंबर कितना होता है? 225 होता है, जो कि ऑप्शन है सी, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिसिंग है चीज़ें, मैं अभी इसको सही करते हैं, तब तक के लिए आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि सभी जो अंगूर हैं वो आम है। ठीक है, तो ये प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी भाई बिल्कुल नहीं छोड़ने होते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने वहाँ बोला गया है कथन में कि सभी अंगूर आम है, सभी अंगूर। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अंगूर को हम लिखा, ठीक है, सभी अंगूर, तो ANG लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो सभी जो अंगूर हैं ये आ रहे हैं आम के अंदर का। ठीक है, तो एक बड़ा सर्कल है आम का। ठीक है, अंगूर सब उसी के अंदर है, तो इसे हमने लिख लिया आम। ठीक है, इस तरीके से। फिर कुछ संतरे आम हैं, अब कुछ संतरे का सर्कल ऐसा होगा जो आम के सर्कल को भी टच करेगा। ये संतरे हैं, ठीक है, ST कर लेते हैं इनके लिए, शॉर्ट में करना होता है क्योंकि हमें। कुछ पत्ते संतरे हैं,
अब कुछ पत्ते हैं, तो ये कुछ पत्ते जो है वो संतरे के उसमें भी आ रहे हैं, तो कुछ पत्ते लिख दिए पीटी करके ऐसे करके, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या आ रहा है कि पहला, कुछ पत्ते आम हैं, कुछ पत्ते आम हैं, तो देखिए कुछ पत्ते, ये पत्ते हैं और ये आम है, इनके बीच में कोई रिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, वो तो सही नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। फिर है कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे, ये संतरे थे, ठीक है, और ये अंगूर है, ठीक है, अंगूर तो ये है ना, सॉरी अंगूर ये है, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला भी सही नहीं है। फिर बोला है कुछ पत्ते अंगूर हैं, कुछ पत्ते और अंगूर ये रहे, ठीक है, और पत्ते ये रहे, इनका भी कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। तो मतलब कि कोई भी जो अनुसरण नहीं करता, कोई भी जो निष्कर्ष है, यानी कि ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर है, कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो देखिए, जैसे घर में हमें आश्रय मिलता है, आराम मिलता है, रहने को मिलता है, उसी प्रकार स्कूल में हमें क्या मिलता है? स्कूल में हमें शिक्षा मिलती है, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हमें लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिए, अब लुप्त पद इस जगह पे है ना, यहाँ पे वाला पद गायब है, इसे हमें निकालना है क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आया है, यहाँ पे जो नंबर आया है शुरू के दो दो से उसमें पार्ट में, वो कैसे आया होगा? देखिए, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ 81 से, तो कितना मिलेगा मुझे? 729 मिलेगा, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई अगर 64 से कर दिया तो क्या मिलेगा? 512 मिलेगा। तो उसी तरीके से 7 की मल्टीप्लाई 49 से कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 343, 343, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कथन दे रखा है और कुछ तर्क दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी ये अभी हम जो शुरू के सारे प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न है जो सभी ने करने हैं, और ये प्रश्न सभी कर भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। जो बिल्कुल भी जिसने रीजनिंग वगैरह अभी तक नहीं पढ़ी है, मैथ्स नहीं की है, वो भी इन्हें आसानी से कर सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सॉरी जो कथन है यहाँ पे वो है कि कोल्ड प्रेस तकनीक से तेल निकालने की पारंपरिक विधि का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये एक स्टेटमेंट बोल दिया है कि जो कोल्ड प्रेस तकनीक है, उससे जो तेल निकालने की जो विधि है, उसका उपयोग करना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तर्क, अब इसके पीछे लॉजिक क्या दिया है देखिए, ठीक है। तो हाँ, यह अब इस हमें वो लॉजिक ढूँढना है जो इसके साथ फिट बैठता हो कथन के साथ, ठीक है। तो हाँ, यह हमेशा सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह तेल की प्राकृतिक प्रभाव को बरकरार रखता है, ठीक है। तो तेल का प्राकृतिक प्रभाव जो प्रभाव है वो बरकरार रहता है, बना रहता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो तर्क 1 तो सही नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। तर्क दूसरा बोल रहा है नहीं, इस विधि से निकाला गया तेल आम जनता के लिए महँगा होता है। तो यहाँ पे देखिए महँगा और अच्छे की तो कोई बात हुई नहीं थी, स्वास्थ्य की बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो जो तर्क दूसरा है वो सही नहीं है, तो सिर्फ तर्क एक ही प्रबल है, तो ऑप्शन बी यानी कि तर्क एक ही यहाँ पे क्या है? प्रबल है, ठीक है। देखिए अगला क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया शायद। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व को यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक है, ठीक है। इससे पहले जो हमने सेट किया था उसमें मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था। एक बार और समझ लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये जैसे नॉर्थ होता है, उत्तर, दक्षिण साउथ, और ये रहा हमारा पश्चिम, और ये रहा हमारा पूर्व, ठीक है। इनके बीच में जो आया ये वाला एरिया पूरा, ये है उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है दक्षिण पूर्व को अगर हमने पूर्व कह दिया, यानी कि दक्षिण पूर्व कौन सा एरिया है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का एरिया देखिए कौन सा है? दक्षिण पूर्व का एरिया है, हमने इसे पूर्व बोल दिया, यानी कि इसके बीच में जो आएगा हम उसे बोल देंगे पूर्व, ठीक है। और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया, यहाँ पे जो भी आएगा उसे हम पश्चिमी बोलेंगे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा, दक्षिण पश्चिम को हमने दक्षिण बोल दिया, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा बीच में उसे हम दक्षिण बोल देंगे। और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे तो सूर्य किस दिशा में उदय होगा? तो देखिए, तो मतलब तो जैसे कि पूर्व पश्चिम, ये इसको हम उत्तर बोलेंगे फिर उस कंडीशन में, तो ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाए तो सूर्य किस दिशा में उदय होगा? सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य निकलता है कहाँ से? तो सूर्य निकलता है पूर्व से। सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य निकलता है पूर्व से, और छिपता कहाँ है?
पश्चिम में जाकर छुपता है। तो देखिए जो देखिए अब पहले जो नॉर्थ इस तरफ था, नॉर्थ था इस तरफ, अब वो नॉर्थ किस तरफ आ रहा है, यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। और जो पूर्व था इस तरफ, अब वो पूर्व कहाँ आ रहा है, इसके बीच में यहाँ पूर्व आ रहा है। तो अब हमारा जो ये उत्तर है और ये पूर्व है, इसके बीच में यहाँ है ना हमारा जो सनराइज़ हो रहा है, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में से हो रहा है सनराइज़, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में टॉम, एक मिनट, टॉम, एक वर्ड लिखा है टॉम कुनसुट, इसका अभिप्राय है डॉग्स आर बार्किंग। एक दूसरा लिखा है इसका अभिप्राय है डॉग्स एंड हॉर्सेस, और एक और यहाँ पे वर्ड लिखा है इससे अभिप्राय है डोंकी आर मैड। तो बताना है कि हमें बार्किंग के लिए उस भाषा में क्या शब्द है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले जिस वर्ड की बात हो रही है आप चले जाइए उस वर्ड में कि वर्ड लिखा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए बार्किंग वर्ड कहाँ लिखा है, ये हमने पहले ये पहचानना है। सबसे पहले देखिए बार्किंग वर्ड यहाँ लिखा है, ठीक है, एक तो यहाँ लिखा है, दूसरा और बार्किंग वर्ड कहीं पे, तो और बार्किंग वर्ड कहीं नहीं है। यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस है डॉग्स आर बार्किंग, इसके लिए जो यूज़ हुआ था हमारे पास, जो सांकेतिक भाषा यूज हुई थी वो इन 3 शब्दों में से हुई थी, ठीक है। ये 3 शब्द थे, इन 3 शब्दों में से एक शब्द बार्किंग के लिए भी यूज़ हो रहा होगा। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो टॉम कुन शुड में से एक होगा। तो टॉम कुन शुड के अलावा जो बाकी बचे वो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। तो टॉम आंसर हो सकता है, कुन आंसर हो सकता है, शुड आंसर हो सकता है, जो तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो ये हटा। अब देखिए टॉम कुन शुड में से अब बाकिंग तो सिर्फ यहीं पे है ना, बाकिंग और कहीं नहीं आया है। तो यानी कि जो ये वर्ड है, इस जो वो वर्ड बाकिंग के लिए होगा वो सिर्फ यहीं पे यूज़ हो रहा होगा और बाकी जगह नहीं होगा। पहले टॉम को देखते हैं। तो टॉम, क्या इस जगह पर टॉम वर्ड यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है। क्या यहाँ यूज़ हुआ है, तो हुआ है यहाँ पर टॉम, यानी कि टॉम वर्ड तो नहीं होगा, टॉम वर्ड नहीं होगा। अब देखते हैं कुन वर्ड को, ठीक है। इस कुन वर्ड को देखते हैं, तो कुन यहाँ यूज हो गया है, तो ठीक है। तो क्योंकि बाकिंग तो सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ है ना, तो जो इसका जो कोड होगा वो सिर्फ यही यही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा शुड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी वैसे तो आराम से कर सकते हैं सभी लोग, लेकिन फ़िलहाल अभी रहने दीजिए, बाद में करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न तो खैर हाईली रिकमेंडेड है कि नहीं करना है भाई, उन लोगों ने जो भी रीजनिंग और मैथ से बहुत पहले से वाकिफ़ नहीं है और नहीं करते हैं बहुत लंबे समय से, नहीं मतलब करते हुए नहीं आ रहे हैं पहले से, उन्होंने तो बिल्कुल छूना भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी है करने की ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये वाला प्रश्न सभी ने करना है और आराम से हो भी जाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से, थोड़ा सा धैर्य रख के समझ लेंगे एक बार तो, ठीक है। देखिए दी गई आकृति में वृत्त जो है लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो है ये सर्कल बना है, ये दिखा रहा है बॉयज़ को, ठीक है। त्रिभुज दिखा रहा है खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, कि प्लेयर्स का। त्रिभुज के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पी, प्लेयर्स। और जो वर्ग है ग्रामीणों का दिखाता है, यानी कि विलेजर्स को दिखा रहा है वर्ग, ये दिखा रहा है विलेजर्स को। तो कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि ग्रामीण में भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, लड़कों में भी होंगे सॉरी। तो ऐसा कौन सा है जो तीनों में आएगा, यानी कि तीनों के बीच में होगा। तो देखिए तीनों का इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है इस जगह पर, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में है हमारे पास डी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बोला गया था कि तीनों तीनों माना चाहिए, यानी कि सर्कल के अंदर भी होना चाहिए वो हिस्सा, सर्कल के अंदर भी होना चाहिए वो हिस्सा इसके अंदर भी होना चाहिए, और वो ट्रायंगल के अंदर भी होना चाहिए। तो ऐसा एक ही पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन, ठीक है, ये वाला पार्ट है, यही तीनों में आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन सी जो डी वाला है वो होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी जो है ये तो ये भी वही क्वेश्चन है, हाईली रिकमेंडेड है, नहीं करना है भाई जिन उन लोगों ने जो रीजनिंग विजनिंग अभी तक नहीं करते हुए आए हैं। वैसे भी ये मैथ्स का क्वेश्चन है और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो नहीं करना है वाला। हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि कृष्ण का एक मित्र है राम, हर रविवार को उससे मिलने आता है। कृष्ण का एक दोस्त है राम, हर संडे को आता है उससे मिलने के लिए। पहली बार 12:30 पर आया, ठीक है। पहली बार जब आया टाइम था कितना, 12:30 बज रहे थे। अगली बार आया कब, 1:20 पर आया। फिर आया
2:30 पर आया और फिर आया 4 बजे आया। ठीक है, तो उसके बाद कृष्ण जन्म मिलने के लिए राम कब आया? अब 4 बजे के बाद कब आएगा ये देखना है। तो देखिए 12:30 बजे आया ना अभी, तो 12:30 से 1:20 बज गया, तो जो यहाँ बस कितना समय का गैप निकला। ठीक है, यहाँ पे समय का जो गैप निकला, देखिए 30 मिनट से तो 1 बज जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट और जुड़ेंगे तो अब 20 मिनट ये रहे, यानी कि यहाँ पर जो गैप है वो है 50 मिनट का। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो गैप है वो कितना है? 1 मिनट। तो यहाँ देखिए जो गैप आ रहा है वो गैप कितना आ रहा है? देखिए ये जो गैप आ रहा है यहाँ से लेके इस समय में जो गैप है वो कितना गैप है? वो है गैप दो में से एक, या 1 घंटा तो ये हुआ, 1 घंटा तो ये हुआ और 10 मिनट ये हुए, तो टोटल जो मिनट में गैप आया 70 मिनट का गैप आ गया। 70 मिनट का गैप आया। यहाँ देखते हैं कितना गैप आया, तो देखिए यहाँ तो पहले अगर 30 जोड़ देंगे तो 3 बज जाएंगे, 3 से 4 1 घंटा होता है, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 30 मिनट पहले से ही थे तो ये हो गए 90 मिनट। 90 मिनट का गैप आया। अब देखिए 50 मिनट, फिर 70, फिर 90, 50, 20, 70, 20, 90, 20, 110 मिनट बाद, 110 मिनट का बाद मतलब होता है, मान लीजिए अगर ये 120 मिनट होते, 120 होते, मतलब कि 2 घंटे हो जाते, मतलब कि ये आता कब? 2 घंटा मतलब 6 बजे आता। लेकिन 10 मिनट तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे ना, तो 10 मिनट का मतलब ये है, 10 मिनट पहले कर लो अब यहाँ से, यानी कि 5:50 पर। ठीक है, तो ये तो मेरा तरीका था, आप किसी भी तरीके से बस ये समझ लीजिए कि अभी 4 बज रहे हैं, 110 मिनट बाद कितना टाइम होगा ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन सही आपके सामने आंसर आएगा वो आएगा 5:50 पर ये मिलने आएगा अगली बार। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। निम्न आरेखों में से कौन सा आरेख जो है यात्रियों, रेलगाड़ी एवं बस के बीच संबंध को दिखाएगा? यात्री, रेलगाड़ी और बस के बीच संबंध दिखाएगा। देखिए यात्री यानी कि व्यक्ति, तो मैंने कहा ये तो है हमारे व्यक्ति, यात्री है। ठीक है, ये यात्री है। ठीक है, रेलगाड़ी, तो यात्री और रेलगाड़ी इसका कोई अभी संबंध नजर नहीं आ रहा है, तो ये बनी है हमारी रेलगाड़ी। बस, अब रेल और बस का कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों में कोई एक रिलेशन नहीं है, तो ये बनी हमारी बस। तो यात्री का भी सर्कल अलग है, रेल का भी सर्कल अलग है, बस का सर्कल भी अलग है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आसानी से, मतलब उन लोगों के लिए जो अभी मैथ्स इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचता है क्या। तो और कोई क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, वो हमने लिखा नहीं है, तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1, 3, 7, 11, 15, 18 और 21। ठीक है, आपने इसमें से क्या बताना है? आपने इसमें बताना है गलत पद या गलत संख्या को बताना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि गलत संख्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक गलती, पहले सॉरी, इसमें एक गलती ये है कि इसमें एक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक को ऐसे हटा दीजिए। ठीक है, अभी परफेक्ट क्वेश्चन बन चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3 एक विषम संख्या है, 3 के बाद एक विषम संख्या आती है 5, जो कि यहाँ नहीं लिखी है। अगली विषम संख्या लिख दी 7। ठीक है, 7 के बाद एक विषम संख्या कौन सी आती है? 9, नहीं लिखा जिसको। उससे अगली विषम संख्या लिख दी 11। 11 के विषम संख्या के बाद आती है एक विषम संख्या 13, जो नहीं लिखी गई है। क्या लिख दिया है? 15। 15 के बाद क्या विषम संख्या आती है? 17, जो कि नहीं लिखी गई है, लेकिन 18 लिख दिया है। उसके जगह पर आना चाहिए थी यहाँ पे 19, तो 18 यहाँ पे जो है वो गलत पद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे वो वाले पहले, जो तो भाई सभी ने करने हैं, छोड़े ही नहीं ये वाले क्वेश्चन तो किसी ने। ठीक है, अब हम करेंगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक रह गया था, इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा, इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन कुछ ये ऐसा है कि ये जगह है फिल। ठीक है, एक मिनट समय दीजिए मुझे, मैं ज़रा सही कर लूँ क्वेश्चन को। हाँ, ये जगह फिल है और ये जगह भी फिल है।
ठीक है, यहाँ पर ये जगह फिल है और ये वाली जगह फिल है। ठीक, अब बताना है कि हमने ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मांगे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये जो नंबर था यहाँ पे जो ये चार वाली शेप है ना, देखिए यहाँ पे क्या शेप है, ये 4 वाली शेप है, 4 वाली। ठीक है, अब इस शेप को 4 भुजाओं वाली शेप है, तो यहाँ जो शेप आई है 2 4 2 6 वाली शेप आ गई है, पलट के यहाँ रख दिया है। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 वाली शेप जो है वो यहाँ 4 वाली शेप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और जो सर्कल था वो इस तरफ था, अब उसने अपनी जो जगह है वो चेंज कर ली है। ठीक है, यहाँ सारे ब्लैंक में थे तो यहाँ सारे यहाँ सारे फिल थे तो यहाँ सारे ब्लैंक हो चुके हैं शेप जो थी। ठीक है, मतलब यहाँ सब भरे हुए थे, यहाँ सब खाली हो चुके हैं। ठीक है, अब सेम यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और ये बीच वाला पार्ट खाली था, यहाँ बीच वाला पार्ट भर गया। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए ये बीच वाला पार्ट क्या है, भरा हुआ है, तो यहाँ बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो खाली पार्ट कहाँ है, एक बी में है और एक डी में है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, तो यहाँ भी इसी तरह का ट्रायंगल बनेगा जो कि हमें सिर्फ बी में ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डी वाला आंसर तो वैसे ही हट गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो था नंबर कितने कितने यहाँ पे थी, 6 यहाँ पे साइड वाली शेप थी, तो यहाँ आ गई 4 वाली शेप, और यहाँ यहाँ थी ब्लैंक तो यहाँ हो गई फिल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए सर्कल इस तरफ था, इस तरफ आ गया फिल होके, यहाँ 4 वाली शेप थी, 6 वाली हो गई, यहाँ आ गई और फिल भी हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो शुरुआत में सभी ने करने हैं, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़ा बहुत जो मैथ्स लोग जानते हैं या रीजनिंग पहले से करते हुए आए हैं, उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए, वो कर भी लेंगे अगर थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए उस क्रम में जो पहला जो क्वेश्चन है अब, ठीक है, इसी जो सेट का वो है कि एक बॉक्स में 56 रुपये के अलग अलग प्रकार के 1 रुपये के सिक्के रखे हैं, एक तो 1 रुपये के सिक्के रखे हैं, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के रखे हैं और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि देखिए 1 रुपये का सिक्का है ना, तो सबको मैं रुपये में कन्वर्ट करता हूँ, तो 50 पैसे का मतलब होता है 0.5 रुपीज़। ठीक है, 25 पैसे का मतलब है 0.25 रुपीज़। ठीक है, अब कितने सिक्के हैं अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का दुगना है, यानी कि जो 25 पैसों की संख्या मान लेते हैं 1 है, तो 50 पैसों की संख्या कितनी है, इनका रेशियो है 2, 2:1, दुगना बोला था ना। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये वाली संख्या का 4 गुना है, का 4 गुना क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 है तो 1 का 4 गुना ये 4 है। ठीक है, ये रेशियो 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये तो दोनों जगह कॉमन है ना, तो इनको कॉमन बना लो, सेम नंबर बना लो, ताकि हम एक एक रेशियो में आ जाए। ठीक है, अगर मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो ये 4 और 4 दोनों जगह आ जाएगा, तो रेशियो हमारा मिल जाएगा हमें तीनों का। ठीक है, तो जो रेशियो मिलेगा 2, देखिए यहाँ करें 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और यहाँ करें 2 1 जा 2, और ये पहले से 1 दे रखा है जो 4 के साथ रेशियो में है। ठीक है, तो अब आया तीनों का रेशियो कितना है, 1:4:2। ठीक है, ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू मानते हैं, देखो 1 रुपये का है। ठीक है, इसको 1x मान लेते हैं, ये 4x है, ये 2x है। ठीक है, 1 रुपये के 1x सिक्के हैं, तो कितने पैसे बने, 1x पैसे बने, प्लस 4x है, और ये कितने 0.5 रुपीज़ है, तो 4 पंचे 20 होता है, तो 2.0 इनका 2x हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x की 0.25 से, तो हो जाएगा 0.5x रुपीज़। ठीक है, कुल मिला के कितने पैसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 56 रुपये। ठीक है,
यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 56 रुपये हो रहे हैं। तो कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3.5 एक्स बराबर हो गया 56। एक्स निकालते हैं तो 56/3.5। ठीक है, तो बॉक्स में 50 पैसों की संख्या निकालनी है। तो 50 पैसों की संख्या निकालनी है। तो 50 पैसों की संख्या कितनी है, 4x है, और x की वैल्यू हमारे पास है ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4x के लिए निकाली ना मैं, तो 4x के लिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ। पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। तो 5 से अगर करेंगे, 5 7 35, 5 8 40, 7 से काटा 8 बार, 8 8 64 हो जाएगा। तो 64 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 4% वार्षिक दर से इतने वर्ष में 60,000 रुपये का कितना अवमूल्यन होगा, जबकि ब्याज 6 माही जोड़ी जाती है। तो पहले तो ये निकाल लीजिए 6 माही का मतलब, और ये पूरे 1 साल का ब्याज है 4%, तो 6 माही मतलब आधे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, अब इतने साल में कितने 6 माही निकलेंगे, तो 1 साल में तो कितने 6 माही निकलेंगे, 2, और आधे साल का मतलब 1 छमाही हो गई, तो टोटल 3 छमाही आ गई, यानी कि जो ब्याज है ये 3 बार में लगेगा। ठीक है, अब कितने पैसा था, इतना पैसा था। ठीक है, और 2% लग रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा पैसा, 2% का मतलब होता है 2/100, यानी कि 1/50, मतलब कि 1 साल में जो पैसा हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा 50, 50 पे 1 मिलेगा, पर टोटल पैसा कितना बन गया, 51/50 हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, तो पैसा कितना है, ये हमारे पास है पैसा। 1 साल में कितना बन गया, 1 साल में बना 51/50। 2 साल में बनेगा, 2 साल का मतलब है दूसरी बार में, क्योंकि हमें 3 बार में निकालना है ना। दूसरी बार में बना फिर से 51/50, तीसरी बार में बना फिर से 51/50। ठीक है, इसे मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 गए, 5 से काटा इसे 12 बार सॉरी, और फिर क्या कर सकते हैं, और देखिए अब सिंपल सा हमें करना है, ऊपर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है, जितना आएगा उसे 25 से डिवाइड करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे 25 आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 25। अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना क्वेश्चन, इन सब की करो मल्टीप्लाई, जितना आएगा, क्योंकि देखो मान लो कोई भी नंबर आया, मान लो नंबर आ गया मेरे पास 67254, कुछ ऐसा नंबर आ गया, अपॉन में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो बस आंसर कैसे निकालना है, ये दो जीरो है, लास्ट के 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, वरना मुझे 25 से डिवाइड देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो होप अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, जितना आएगा फिर 100 से मतलब लास्ट के 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ ये वाला है। ठीक है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये के भाव, 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये के 3 अंडे। ठीक है, 1 रुपये के कितने, 3 एग इस भाव से खरीदे। अब देखिए यहाँ ना आंसर सारे पैसे में दे रखे हैं, तो मैं इसे भी पैसे में लिखता हूँ, तो 100 पैसे लिख देते हैं इसके। 100 पैसे के 3 एग, 3 एग खरीदे उसने 100 पैसे के। ठीक है, 1 रुपये के 3 के भाव। ठीक है, तो 100 पैसे के 3 एग है मतलब। ठीक है, अब 6 दर्जन अंडे खरीदे, 6 दर्जन का मतलब एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे, तो 6 दर्जन में हो गए मेरे अंडे कितने, 72 अंडे आ गए। अब 3 एग खरीदे इसने कितने के, 100 पैसे के, तो निकालना है कि 72 एग कितने पैसे के खरीदेगा। तो देखिए 3 एग हैं 100 पैसे के, तो एक एग कितने का होगा, एक एग होगा 100/3 पैसे का, 72 हो जाएंगे आपके, 72 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का भाग इसमें गया 24 बार, तो ये निकला 2400 पैसे कि इसने खरीदे सारे अंडे, 72 अंडे। अब क्या हुआ, जब ले गया बेचारा तो आधे दर्जन अंडे फोड़ डाले, यानी कि आधे दर्जन का मतलब कितने, आधे दर्जन का मतलब है सिर्फ 6 अंडे। ठीक है,
अब 72 का आधा 36 मत कर देना, आधे दर्जन का मतलब सिर्फ 6 अंडे फोड़ दिए, ठीक है। 72 अंडे ले गया, 6 अंडे फोड़ दिए, तो अंडे बचे कितने, 66 अंडे बचे हैं। अब उसको बेचना ऐसे है कि 10% लाभ कमा ले, यानी कि 2400 पैसे में खरीदे तो 2400 में ही ना बेचे, 10% ज़्यादा में बेचे। तो 2400 का 10% निकालो पहले। 2400 का जो 10% होगा, 2400 का 10% जो होगा वो होगा 240, यानी कि 240 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। मतलब 2400 के अंडे थे, ठीक है, बेचेगा कितने में, पेज नया ले ले, अरे यार, तो 2400 के अंडे थे, सारा क्लीन हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। 2400 के अंडे थे, अब उसने बेचे 240 रुपये ज़्यादा में, तो 240 में ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 4 6 2640, 2640 पैसे में बेचेगा अंडे, तभी उसको 10% का फ़ायदा होगा। कितने अंडे बेचेगा, 66 अंडे बेचेगा, क्योंकि 6 तो फोड़ दिए। तो प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, 66 अंडे हैं, इतने पैसे के बेच रहा है, एक अंडा कितने का बेचेगा, तो डिवाइड बाय 66। देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो 11 से देखते हैं, 11 6 जा, और 11 2 जा, 11 4 जा, ठीक है, 0 आ गया। 6 से डिवाइड दिया तो 6 4 जा एंड 0, तो 40 पैसे का एक अंडा बेचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार ने क्या किया, किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। एक दुकानदार उस तो 20% अधिक अंकित करा, तो ये मार्केट प्राइस जो था उसका, और ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करा, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज़ है तो एक ज़्यादा अंकित कर रहा है, चीज़ 5 की है, 6 पर उसने अंकित कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। यदि वह 312 रुपये के बिल पर इतने रुपये की छूट देता है, अब बिल कितना है, 312 रुपये, मतलब कि 312 का था बिल, और छूट दी उसने 31.20 की, यानी कि 312 पर उसने कहा कि 31.20 रुपये मत दो, मतलब कि उसने बेचा कितने पर है फिर, तो यहाँ 0 ले लेते हैं, 8 हो जाएगा 0, और यह आएगा 28.08, सॉरी 280.8, मतलब इसे करते हैं इरेज, मतलब उसने अब बेचा है 280.8 पे, ठीक है भाई, 288.8 पे बेच दिया है। हमें बताना है तो उसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ, यानी कि पहले हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना चाहिए कि खरीदा कितने में था, बेचने का तो निकल गया, इसने इतने में बेच दिया। अब देखिए, जो ये 6 है इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 312, ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 6 की वैल्यू 312, तो 1 की वैल्यू आएगी 312/6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 52, 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी 260। 260 की चीज़ थी, बेची 280.8 में है, कितने का फ़ायदा हुआ, 20.8 का फ़ायदा हो गया, 20.8 का फ़ायदा, तो 20.8 का फ़ायदा कितने पे फ़ायदा हुआ 260 पे, कितने पे हुआ है फ़ायदा, 260 पे हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से कर देंगे, यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 13 से डिवाइड अगर देते हैं तो 13 दूनी 26 होता है, यहाँ करेंगे तो 13 एकम 13, 7 78 हो जाएगा, 13 छक्का 78, 2 से करेंगे 8 बढ़ जाएगा, यानी कि 8% का फ़ायदा कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि 8% का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है कि एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर इतने की गति से भागता है, तो जब उसने कार चुराई तो टाइम हो रहा था 2:30 और भागा 60 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और स्पीड थी 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी, ठीक है, और चोरी का पता 3 बजे लगा, चोरी का पता, ठीक है, 3 बजे पता लगा, मतलब कि वो आधा घंटा भाग चुका था चोर तब तक। सपोज़ करते हैं हम ये पॉइंट था जहाँ से उसने कार चलाई और आधे घंटा चल गया, वो यहाँ पहुँच गया आधे घंटे में उसने देखो, 1 घंटे में स्पीड का मतलब क्या है कि किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, लेकिन यहाँ पर वो जब
3 बजे चोरी का पता लगा, यानी कि वो आधा घंटा चल चुका था। ठीक है, आधे घंटे में कितना चला होगा? आधे घंटे में चल चुका होगा कितना? 30 किलोमीटर। जब क्योंकि जब 1 घंटे में 60 चल रहा है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चल चुका था। यहाँ पर पता चोरी का चल गया पता। ठीक है, यानी कि थीफ इस समय यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है। और कार का जो मालिक है, यानी कि जो मालिक है, अब चला उसे पता 3 बजे। ठीक है, 3 बजे चला पता। अब ये जो भाग रहा थीफ यहाँ से 60 किलोमीटर की स्पीड में। ठीक है, यह इसकी स्पीड है 60 की और इसकी स्पीड है यहाँ पे 75 की, यानी कि मालिक तो पकड़ ही लेगा भाई, स्पीड ज़्यादा है। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? तो हम सब मान लेते हैं इसमें यहाँ पर जाके उसने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, वैसे तो रेशियो वगैरह से भी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते, थोड़ा सा बेसिक और डालते हैं इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सेकंड हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे करने के लिए, लेकिन फाइनली सही आंसर में पहुँचेंगे। हमने कहा यहाँ पर वही पकड़ लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला होगा कौन? चोर, x किलोमीटर। और पुलिस सॉरी जो मालिक है वो 30 तो किलोमीटर पहले उसने ये कवर किए होंगे और फिर x किलोमीटर ये वाले कवर किए होंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का एक चीज़ सेम होगी, वो होगा टाइम। जितने समय में चोर यहाँ से यहाँ पहुँचा है उतने समय में जो मालिक होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि समय दोनों का क्या होगा? बराबर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो पहले हम निकालते हैं समय कितना, मालिक ने कितना समय लिया। तो मालिक ने दूरी कितनी चली? 30 + x बट्टे चाल कितनी चला? 75 इसकी चाल है, बराबर समय ये आया समय मालिक का। अब समय किसका है? चोर का, जो भी बराबर होगा। चोर चला है सिर्फ x की दूरी, ये दूरी चला चोर, और 60 की स्पीड से चला है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाल दें, इनको अगर डिवाइड कर रिड्यूस करें, तो 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x और 4 जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ, तो करेगा 120 + 4x। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, होप आप भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे अब। तो जो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी? x की वैल्यू निकल के आएगी 120 किलोमीटर की। ठीक है, हमें निकालना है कितने बजे चोर को पकड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे हैं। यहाँ पे 3 बज रहे हैं और यहाँ से यहाँ चोर गया कितने में? x किलोमीटर चला, यानी कि 120 किलोमीटर से गया 60 की स्पीड से। तो कितना समय ले लिया होगा उसने? स्पीड कितनी है? 60 है ना स्पीड, और चला कितना? 120 किलोमीटर चला है। समय बराबर क्या होता है? फिर से दूरी बट्टे चाल। तो दूरी इतनी है, चाल कितनी है? 60 है। समय आ जाएगा यहाँ से 2 घंटे का। ठीक है, यहाँ बज रहे थे 3, यहाँ पहुँचते 2 घंटे और ले लिए, तो बच जाएंगे कितना? 3 और 2 5 घंटे। तो यानी कि सॉरी 5 बज जाएंगे। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी, स्पीड इसकी इतनी है, नियत चाल से चलते हुए 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी चलती है तो वो कितनी दूरी चलती है? एक तो जितना वो प्लेटफॉर्म खुद है उतना चलेगी, एक जितनी उसकी खुद की लंबाई है रेलगाड़ी की वो भी दूरी चलती है। कुल दूरी चलती है वो प्लेटफॉर्म प्लस अपनी खुद की लंबाई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर रेलगाड़ी की खुद की लंबाई कितनी है। देखिए अब यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, यहाँ मीटर में चल रहा है और यहाँ किलोमीटर पर घंटे में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इनको सबको एक उसमें लेके आना है। आंसर मीटर में लिखा है, मतलब कि हमें जो स्पीड है उसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 48 किलोमीटर पर घंटा, जब कभी किलोमीटर पर घंटे को बदलना है हमें मीटर पर सेकंड में, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48, तो 8 × 5 = 40/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल। तो दूरी निकालते हैं, कुल कितनी दूरी चली? तो देखो एक तो 140 मीटर चलेगी, 140 मीटर तो चलनी है जो प्लेटफॉर्म की है, साथ में मान लेते हैं कि खुद x मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, ये तो ये दूरी बराबर क्या हुआ? समय गुणा चाल। समय कितना लिया? 18, चाल कितनी है अभी निकाली है हमने? 40/3 मीटर पर सेकंड में। तो 3 से भागा दिया इसको 6 बार, तो 40 छक्का कितना होता है? 240। इस 140 को भेज देंगे माइनस में यहाँ, तो 240 - 140 ये कितना आएगा? 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पर 100 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की
जो एक्स रेलगाड़ी की हमने मानी थी वो कितने आ गया, 100 मीटर आ गई। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति को नौका नदी की प्रवाह की दिशा में चलाने में 15 किलोमीटर चलाने के लिए 3 घंटे इतने समय लगता है। ठीक है, ओके। और उल्टी दिशा में 5 किलोमीटर चलाने में इतना समय लगता है, तो धारा प्रवाह की गति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, तो मान लेते हैं कि जब जो नदी के डायरेक्शन में जब नाव चला रहा है तो स्पीड थी उसकी v प्लस यू, और जब अपोजिट चला रहा था तो स्पीड थी मान लेते हैं v माइनस यू। ठीक है, तो इस चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी चलाई उसने, प्रवाह की दिशा में ही 15 किलोमीटर चलाई। समय कितना लिया, समय लिया 3 घंटे 45 मिनट। अब 3 घंटे 45 मिनट को हम बदलेंगे सबको घंटे में, तो 3 तो पहले से घंटे में है, 45 को घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो यह 15 तियाँ 15 चक्कू 4 तियाँ 12 तियाँ 15, सॉरी 4 तियाँ 12, 12 और 3 15 बट्टे 4, तो यह आएगा आपका 15 बट्टे 4। तो 4 भेजेंगे ऊपर इस तरीके से, तो ये कट जाएगा, ये कितना आया 4, v प्लस यू कितना आ गया आपका 4। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी यहाँ पे। फिर सिमिलरली बनाएंगे इक्वेशन 2, v माइनस यू बराबर लिखा हमने 5 किलोमीटर था। ठीक है, दूरी 5 किलोमीटर थी अपोजिट में, और टाइम कितना लिया 2 घंटे 30 मिनट का, तो इसको भी बदलेंगे उसी में। तो 2 घंटे प्लस 30 मिनट का मतलब होता है 30 बट्टे 60, मतलब 1 बट्टे 2, 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2, मतलब कि 5 बट्टे 2। तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 आया। तो इक्वेशन नंबर 2, तो पहली इक्वेशन आई थी हमारी v प्लस यू बराबर 4 और v माइनस यू बराबर 2। ठीक है, हमें निकालना है क्या, देखिए धारा प्रवाह निकालना है हमें, नाव की स्पीड नहीं निकालनी है। तो v तो होती है हमारे नाव की स्पीड, जबकि निकालनी है हमें u की स्पीड। ठीक, u निकालना है, तो हमें v को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कट गया, ये आया 2u, ये आपस में माइनस हो गया, तो ये आया 2, तो u बराबर आया 2/2, मतलब कि आएगा 1। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर घंटा, ये आया ऑप्शन नंबर ए ठीक इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है ये वाला, इसका निकालना है माध्य विचलन। ठीक है, ये हमने पहले प्रैक्टिस सेट 1 में भी छोड़ा था, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ा इसलिए था कि मैंने सोचा था कि मैं अगले वाले में बता दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका था। इस वाले में अभी 1 घंटे का वीडियो शायद नहीं हुआ अभी पूरा पूरा, तो इस वाले में कर लेते हैं। देखिए करना है क्या इस क्वेश्चन में, तो देखिए जो नंबर लिखा है हमारे सामने, तो पहले इनको नोट कर लीजिए। इनको हम एक लाइन में नोट करना होता है। तो ये है 60 41 सॉरी, और ये है 62 30 42 54, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, एक काम करते हैं नया पेज ले लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए नंबर क्या क्या है, नंबर है हमारे सामने, पहला नंबर है 60, फिर है 41, फिर है 62, फिर है 30, फिर है 42 और 54 35 38 और फाइनल नंबर है 25। ठीक है, ये हमारे सामने नंबर दे रखे हैं। अब देखिए टोटल कितने नंबर है, हम ये काउंट करेंगे तो ये नंबर निकलेंगे हमारे पास, टोटल नंबर 9 है। तो पहले हम इनका निकालेंगे माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, इनका सम करा। ठीक है, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 387, और इस 387 को अगर हम डिवाइड देंगे 9 से, तो टोटल जितने नंबर थे, तो इनका आएगा माध्य जो कि आएगा 43। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इन नंबरों से क्या करना है, इसके माध्य को घटाते जाना है। पहले 60 में से घटाया 43 को, तो ये आएगा, तो ये आया पहला, 1 मिनट, तो इनको माइनस करते रहेंगे, तो ये आया 17। ठीक है, 41 43 किया, ये आया 2। ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि मॉड के अंदर होता है, उतना भी घुसना नहीं अंदर, आपने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो और यहाँ पर आएगा कितना, 9 और 1 19। ठीक है, फिर आएगा ये
13, इसके लिए आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पर आएगा ये 8, फिर यहाँ पर आएगा 38 में से जब माइनस करेंगे 43 को, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 और 1 18, यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करना है, ये सब जो आए हैं इनको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद आएगा 94, इनको ऐड करने के बाद कितना है 94। अब इस 94 को अगेन डिवाइड कर दीजिए इस 9 से, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया 9 × 9 0.44, तो 10.44 जो आंसर आया यही हमारा माध्य विचलन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10.44, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन ये है, कोई धन जो है 2 वर्ष में 572 रुपये तथा 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, ठीक है। 2 सालों में, मतलब कि ये तो हुआ 2 सालों में कितना हो गया 572 रुपये बन गए। और अगला 3 वर्षों में, मतलब 3 वर्ष तो यहाँ से काउंट हो गए ना, ऐसे करके 3 वर्ष यहाँ से काउंट हुए। और लेकिन ये कितना हो गया यहाँ पर 3 वर्ष ये हुआ ना, टोटल कितना हो गया 598। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही साल हुआ, क्योंकि 2 साल तो यहाँ तक हो चुके थे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इस एक साल में कितना ब्याज मिला। एक साल में जो ब्याज मिला है वो मिला है, इनको माइनस करते हैं तो 8 में से 2 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 26 रुपये ब्याज मिला है एक साल में, ठीक है। 26 रुपये ब्याज मिला है एक साल में। तो देखिए यहाँ पर 2 सालों बाद इतना पैसा हुआ, यानी कि 2 सालों में ब्याज मिला होगा कितना 52 रुपये ब्याज मिला होगा। तो इसमें से अगर मैं 52 को माइनस कर दूँ तो मुझे चल जाएगा पता पहले कितना पैसा था, ठीक है। 0 2, तो ब्याज की दर निकाली ना हमने, तो चलो ऐसे भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 0 2 और 5, यानी कि यहाँ पर पैसा था 520 रुपये, ठीक है। 520 रुपये था यहाँ पर पैसा। तो एक साल में कितना मिला 26, तो 26 एक साल में मिला, पैसा था कितना 520, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 26 दूनी 52, 0 20 5 100, यानी कि 5%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 2 रीजनिंग का आपके उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू जो ये प्रैक्टिस सेट है दूसरा आपको अच्छा लगा होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन प्रैक्टिस सेट को। कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर साथ ही आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम, यानी कि जैसे कि DSSB, NVS, KVS, ठीक है, या फिर स्टेट लेवल की जो टीचिंग एग्ज़ाम्स इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा जो आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।